नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राज्य सरकार को लाखों रुपए का राजस्व देने वाली अलवर की फल सब्जी मंडी और प्याज मंडी में इन दिनों गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। मंडी के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होने से गंदगी का माहौल बना हुआ है। इन कचरे के ढेरों में पानी भरे होने के चलते किसानों और व्यापारियों को इनसे आने वाली बदबू से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कचरे के ढेरों में यहां आवारा पशु भी मुंह मार रहे हैं। ऐसे में मंडी में सफाई नहीं होने के चलते किसानों और व्यापारियों में भारी रोष है। स्थानीय दुकानदार दशरथ सिंह ने बताया कि फल सब्जी मंडी और प्याज मंडी में सफाई नहीं होने के चलते जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। यह कचरा हवा चलने पर दुकानदारों की दुकान में आ जाता है। वहीं बारिश होने पर कूड़े के ढेरों के आसपास पानी जमा होने से इनसे बदबू आना शुरू हो जाती है। मंडी में व्यापारियों और किसानों ने मंडी सचिव बीएल मीणा को सफाई व्यवस्था को लेकर अवगत कराया, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि दुकान के बाहर से निकलने वाली नालियों में कचरा भरा होने के चलते बारिश के दिनों में पानी दुकान के बाहर जमा हो जाता है और मच्छर पनपने से बीमारी फैलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन मंडी सचिव का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मौके पर पहुंची टीम ने मंडी में पहुंचकर यहां फैली अव्यवस्थाओं को अपने कैमरे में कैद किया। इसके बाद मंडी सचिव बीएल मीणा से सफाई व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मंडी में सफाई ठेकेदार को 91,000 का टेंडर दे रखा है। वहीं मंडी में रोजाना सफाई हो रही है, लेकिन मंडी सचिव की पोल खुलकर जब सामने आई, जब टीम ने कैमरे में कैद गंदगी का अंबार लगा हुआ दिखाया। यहाँ मंडी में फल सब्जी मंडी में इतनी भयंकर गंदगी है, प्याज मंडी में मुझसे भी ज़्यादा गंदगी है। यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, इतना बदबू हमारा है। आप देखो सामने नाले में कितना बड़ा पानी भरा पड़ा है, पानी भरा रहता है। एक सेकंड नहीं बैठा जा रहा है। बहुत गंदगी फैली हुई है यहाँ सर, बदबू आती है बहुत जबरदस्त भयंकर बदबू आ रही है। तो क्या पानी भी भर जाता है? क्या बारिश फुल पानी भर जाता है, जाम लग जाता है, निकलने को जगह नहीं है। गेट पे देखो बहुत तगड़ा कीचड़ हो रहा है। तो सफाई कर्मचारी आते हैं क्या? हाँ, आते हैं, अभी सामने आ रहे हैं, बस वैसे ही कर आगे चले जाते हैं। कूड़ा भी नहीं, सामने कूड़ा पड़ा है, आप इस चीज पहुँच लो। देखो तो मंडी का सेक्रेटरी ध्यान देते हैं क्या? मंडी सेक्रेटरी हमने तो देखा नहीं और आते तो मालूम नहीं। कोई ध्यान नहीं दे रहे सफाई ना, बिल्कुल नहीं है। कितनी गंदगी है? देखो बहुत जबरदस्त गंदगी है। आप पोल ले लो, चाहे पीछे को देखो, पानी पानी भरा पड़ा है। किसान भी परेशान है, व्यापारी। हाँ, सारे परेशान है मंडी वाले, सुबह थू थू करते हैं सब। रामगढ़ क्षेत्र के गांव खेड़ा महमूद में क्रूरता की हद सामने आई। कुछ असामाजिक तत्वों ने आवारा सांड को तेजाब डालकर जला दिया। इसके बाद आवारा सांड तेजाब डालने के कारण जगह जगह से जख्मी हो गया। जिसकी सूचना गोरक्षक दल के युवाओं को मिली तो युवा तुरंत गांव पहुंचकर आवारा सांड को टेम्पो की मदद से रामगढ़ लेकर आए, जिसका निजी खर्चे से प्राथमिक इलाज कराया जा रहा है। योगेश जैन ने बताया कि खेड़ा महमूद गाँव में कुछ असामाजिक तत्वों ने आवारा सांड पर तेजाब डालकर उसे जला दिया था। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि बेजुबान जानवरों पर अत्याचार किया जा रहा है। गोरक्षक दल के युवा जख्मी आवारा सांड को रामगढ़ लेकर आए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को ऐसे उपद्रवी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे को लगता है जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है, मैं इसको दुस्साहस मानूंगा। असामाजिक तत्व होते हैं और उपद्रवी होते हैं जो इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र का माहौल खराब हो और आपसी जो भाईचारा है वो प्यार प्रेम खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग। और ऐसे लोगों की कोई जाति नहीं होती और ऐसे लोगों को धर्म भी नहीं होता। कौन से गांव की घटना है ये बता रहे खेड़ा महमूद की। तो लेके कौन आया इसको? इसको लेके आए हैं गोरक्षक दल के कुछ सदस्य लेके आए, टेम्पो में लेके आए। अब इलाज कर रहे हैं इसका? अब इनका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो भी हमसे कुछ सहयोग बनेगा वो हम अवश्य करेंगे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र जयपुर द्वारा मिशन लाइफ के तहत ग्राम पंचायत भामोद में हनुमान जी मंदिर में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल भामोद द्वारा सफाई कार्यक्रम और पेड़ पौधों में पानी देने का कार्य किया गया। ये कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस दौरान स्वयंसेवक दाताराम गुजर की उपस्थिति में लोगों ने मंदिर परिसर के आसपास सफाई कर पेड़ पौधों में पानी डालकर वन संपदा को बचाने की शपथ ली। दाताराम गुजर ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छ अभियान और महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें क्षेत्र के गांव के युवा मंडलों के युवाओं की महती भूमिका है। इस मौके पर सरपंच लक्ष्मी देवी कंवर ने लोगों को संबोधित करते हुए वनों के महत्व को समझाया। इस मौके पर युवा मंडल के रामस्वरूप गुजर और बलबीर यादव को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बलबीर यादव
अविल शर्मा, सुरज्ञान सैनी, कीर्ति गोपाल सहित युवा मंडल के युवा एवं अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। आज का ये कार्यक्रम स्वच्छता कार्यक्रम एवं वन एक्ट कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम मिशन लाइफ जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पौधारोपण लगाना है, स्वच्छता कार्यक्रम है, दौड़ कार्यक्रम है, अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जो आज भामोद ग्राम पंचायत में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल भामोद के द्वारा ये आयोजित किया गया है। बानसूर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 33 साल पहले गायब हुए व्यक्ति की घर वापसी पर परिजन हक्के बक्के हो गए। वहीं परिजनों ने उसे मृत समझकर उसके वापस आने की आस छोड़ दी थी, जिसके बाद 2022 में गायब हुए व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। वहीं उसकी सुहागिन पत्नी ने बेवा की जिंदगी व्यतीत करते हुए 33 साल बिता दिए। अब अचानक हनुमान सैनी के जीवित लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। हनुमान सैनी के 5 संतान हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। ये सभी शादीशुदा हैं। हनुमान सैनी के आने के बाद बहन बेटियां हालचाल जानने के लिए घर पहुंचने लगी हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग सैनी का हालचाल पूछने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। 75 वर्षीय हनुमान सैनी ने बताया कि कांगड़ा माता ने उसे बुलाया था। बता दें, हनुमान सैनी 1989 में दिल्ली के खारी बावली की एक दुकान पर काम करते समय अचानक से हिमाचल के कांगड़ा माता मंदिर पहुंच गए और करीब 33 साल तक माता के मंदिर में आराधना और तपस्या की। 33 साल बीत जाने के बाद माता के आदेश पर घर वापसी की है। हनुमान सैनी ट्रेन से 29 मई की रात्रि को खैरतल पहुंचा। उसके पश्चात सुबह किसी साधन से बानसूर के स्वास्थ्य हनुमान मंदिर तक पहुंचा और मंदिर में धोख लगाकर अपने घर का रास्ता बदल जाने पर किसी दूसरे की सहायता ली। इसके बाद इस व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और उसे घर ले जाकर परिजनों के बीच छोड़ा। परिजन भी हनुमान सैनी को देखकर अचंभित हो गए और घर में खुशी का माहौल हो गया। वहीं हनुमान सैनी के बड़े बेटे रामचंद्र सैनी ने बताया कि 33 साल अपने पिता की याद में गुजर जाने के बाद पिता के जिंदा होने की आस छोड़ चुके थे। आखिरकार न्यायालय का सहारा लेकर उसने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र 2022 में बनवाया था, क्योंकि जमीन संबंधित समस्याओं से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण 2022 में पिताजी का कोर्ट के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया था। परिवार के सभी लोग हनुमान के जीवित होने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन अब उसके पिता के घर आने पर बहुत खुशी हुई है। वे भगवान का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उस समय सभी बच्चे छोटे छोटे थे और अपने पिता की सूरत तक नहीं देखी थी। आज उन्हें वह खुशी मिल गई है। वहीं हनुमान सैनी ने बताया कि वह दिल्ली से एक ट्रेन में बैठकर हिमाचल की ओर जा रहा था। तब उसे पठानकोट उतरना था, लेकिन उस वक्त वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ था और उसकी जेब में मात्र 20 रुपए थे। उसके पास टीटी आया और किराए के लिए कहा, लेकिन उस वक्त टीटी ने मुझे पूरा टिकट अपनी जेब के पैसे से बना कर दिया और वह पठानकोट उतरकर हिमाचल के कांगड़ा माता मंदिर पहुंच गया, जहां उसने माता की सेवा तथा पूजा में 33 साल बिता दिए। इन 33 सालों में वह एक बार गंगा सागर और कलकत्ता वाली काली मैया के मंदिर भी ढोक लगाने पहुंचा था, लेकिन उसकी तपस्या तथा पूजा अर्चना पूरी होने के पश्चात कांगड़ा माता ने उसे घर भेजने का आदेश देने पर वहां से अपने घर और परिवार के बीच आ गया है। जी मंदिर में है ना, अपनी भक्ति के लिए गया था जी। जब 32 साल मेरी भक्ति 30 साल 32 साल होगी, जब मेरे घर राजी खुशी आ गया जी। मेरा पूरा परिवार बिल्कुल सारे खुश। तो इस चीज़ का आपको पता नहीं चला? आपके पीछे से कितने ही परिवार के सदस्य भी गुजरे? सारा पता है, सब चीज़ मेरी भक्ति है। कोई शक्ति कोई ऐसा नहीं है चलता फिरता टक्कर खाने वाला बंदा होता जी। तो आज परिवार के सब लोग खुश हैं? हाँ, सब लोग। मेरी भी इच्छा थी जी। उसमें क्या बड़े बड़े राजा महाराजा फक्कड़ हो गए, इसमें तो क्या जी। राजा भर्तरी 1600 रानी 1600 रानी 1400 लड़की छोड़ चलेगा बाबा बनका के नहीं समाधि लिया फिर क्या चक्कर है। तो आप कब पहुँचे? आज पहुँचे या कल? एक दिन कल पहले जी। तो आपकी बहनें आपसे मिलने के लिए आई हैं? सारा परिवार ही। कल हमारे पिताजी हनुमान प्रसाद सैनी दानी लालावाड़ी में 33 साल के बाद अब आए हैं। हम सगड़े हमारे बुआ बहन सब आवाज़ सुनते आ गए और हमने पूछा अगर आप कहाँ थे, कैसे छोड़ के गए? जब उन्होंने बताया हमारी भक्ति में हम तपस्या में थे हिमाचल में कांगड़ू माता मंदिर में, और रात को हम ट्रेन से उतरे खैरतल, तो वहाँ कोई साधन नहीं मिला बानसूर का, तो हमने पैदल आए चौराहे तक
चौराहे से बानसूर की तरफ सुबह आए तो हम हनुमान जी मंदिर स्वास्थ्य उतर गए, मंदिर में धूप खाई बाबा के। फिर हम ढाणी होते हुए हम आए तो एक गणपत सैनी से हमने, गणपत था उसका नाम, जिससे पूछे थे अगर भाई रामू और के मकान कहाँ से के हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप, बोला हाँ। तो हम उनको साथ लेकर के बैठा करके, चलो आपके घर आ गया। आपके घर के आने के बाद आपके परिवार में कैसा माहौल है, कैसी खुशी है? खुशी है हमको भाई, बुढ़ापा इनका हमारा भी, हमारी माता जी के मन में थी। जब माता जी से पूछते थे होली दिवाली जब आंसू आ जाते थे जी, तो हमने भी 2-2, 3-3, 4 साल की उम्र थी हमारी, छोटे तो हमने भी दर्शन कर लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको दर्शन करवाए। बानसूर कस्बे में निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर मंदिरों में भजन सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कस्बे में जगह जगह ग्रामीणों द्वारा ठंडे पानी की प्याऊ भी लगाई गई। वहीं कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा गन्ने का रस भी श्रद्धालुओं को पिलाया गया। वहीं लोगों ने दिल खोलकर दान पुण्य भी किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर क्षेत्र में सुख शांति तथा घरों में सुख समृद्धि प्रदान करते रहे। इसी के साथ मंदिरों में महिलाओं ने भगवान विष्णु के मंगल गीत गाए। बताया जाता है कि इस दिन को बड़ा ही पावन दिन माना जाता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं पंडितों ने बताया कि एकादशी के पावन पर्व पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। वहीं एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दौरान संतोष सैनी, संदीप चौधरी, पवन सैनी, नवरत्न सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। निर्जला एकादशी है। आज निर्जल व्रत रहने का बड़ा महात्म्य है। एकादशी करने से दुष्ट योनि प्राप्त नहीं होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है, कैसे भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। अतः आज नारायण का पूजन करें, दर्शन करें, यथाशक्ति मीठी वस्तु का दान करें, जल का दान करें, जल कलश का दान करें। ऐसा करने से मनुष्य जो है साक्षात नारायण के प्रिय हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये इसका महत्व है। महाराज जी, ये खरबूजे का क्या तात्पर्य है? खरबूजे का क्या, गर्मी बहुत पड़ती है, नौतपा चल रही है जी, इसलिए इनको ठंडा जल, मीठा जल और खरबूजा और आम चढ़ाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये शीतल है, इस कारण से इनको चढ़ाते हैं। जी, आज भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आज के दिन मंदिरों में और भजन सत्संग वगैरह करवाए जाते हैं। उसके साथ साथ प्याऊ लगाकर ठंडे पानी की शरबत की व्यवस्था की जाती है। हम भी इसी क्रम में और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं सिस्टमों को आगे बढ़ाते हुए हम भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने ठंडे पानी की व्यवस्था की है, शरबत की व्यवस्था की है, जिसमें दान पुण्य के पर्पज़ से मान लो, किसी भी पर्पज़ से मान लो आप, हम अपना कर्म कर रहे हैं, जिससे कि समाज में और अपने आसपास जो भी है शांति बनी रहे और अच्छे धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। खैरथल कस्बे में स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी जीवन मुक्त महाराज के 44वीं बरसी उत्सव के तहत आयोजित 3 दिवसीय उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश महाराज ने सत्संग प्रवचन के दौरान कहा कि ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप मिटने लगते हैं, वहीं पूरे परिवार का कल्याण होने लगता है। इस दौरान संत मनोहर लाल, हरिओम लाल, मोनूराम संत सहित देश भर से पधारे संत महात्माओं ने सत्संग के माध्यम से संतों की जीवनियों पर प्रकाश डाला। सेवादार अशोक और दीपक ने बताया कि बुधवार सुबह 8:30 बजे मंडल अध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश के यहाँ पहुँचने पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। यूपीएससी परीक्षा में राजस्थान में प्रथम और देश भर में 19वां स्थान प्राप्त करने वाली अलवर की हरसाना निवासी लघिमा तिवारी का भिवाड़ी पहुंचने पर विप्र विकास संस्थान तथा सर्व समाज द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक आकाश मिश्रा ने बताया कि लघिमा तिवारी के यूपीएससी परीक्षा में राजस्थान में प्रथम और देश में 19वां स्थान प्राप्त करने पर विप्र विकास संस्थान एवं सर्व समाज द्वारा स्वागत सम्मान किया गया है। इसके बाद तिजारा में बड़ी संख्या में एकत्रित मातृशक्ति द्वारा विजय तिलक लगाकर साफा दुपट्टा एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही ब्राह्मण समाज सहित सर्व
समाज के युवाओं द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं किशनगढ़ बास और जीवनधारा ब्लड बैंक पर स्वागत करने के बाद अलवर शहर में कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड में ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ देश की प्रतिभा का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान उनके माता पिता का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर नव चयनित लकीमा तिवारी ने युवाओं से पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित करने एवं राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के लिए कहा। वहीं उनके पिता सतीश चंद तिवारी ने कहा कि माता पिता के लिए बच्चों की पढ़ाई से अधिक कुछ भी नहीं है। खासकर लड़कियों से, अगर लड़कियां यहाँ पे हैं तो वो ज़रूर पढ़ाई करें। आने वाले समय में उनकी पढ़ाई का महत्व और भी बढ़ेगा। वो पढ़ेंगी तो ही आगे का काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। अलवर जिले ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में समाज और देश का नाम रोशन किया है हमारे समाज की और अलवर जिले की निवासी लकीमा तिवारी ने, जो कि अलवर के लक्ष्मणगढ़ हरसाना निवासी हैं और उन्होंने पूरे राजस्थान में प्रथम और देश भर में 19वां स्थान यूपीएससी परीक्षा में प्राप्त कर अलवर जिले का नाम राष्ट्र के गौरव में अंकित किया है। और आज हम सभी के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित दिन है कि आज उन्होंने अलवर की सीमा में जब प्रवेश किया तो भिवाड़ी के अंदर विप्र विकास संस्थान और सर्व समाज द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके बाद तिजारा के अंदर ब्राह्मण समाज और सर्व समाज द्वारा गर्म जोशी के साथ बहुत अच्छे रूप से उनका स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही किशनगढ़वास और जीवनधारा ब्लड बैंक में उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद अब हम उनके निवास कालाकुआ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर बहुत जोरदार से ढोल नगाड़ों के साथ में, भव्यता के साथ में हम समाज की प्रतिभा जिसने राष्ट्र के पटल पर अलवर जिले का और अपने गांव का नाम रोशन किया है, उसके लिए आज स्वागत सम्मान के लिए आज यहाँ पर मिठाइयाँ वितरित कर और स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरवान्वित दिन है कि आज राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर आज समाज का नाम इन्होंने अंकित किया है। तो इसी की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आज पूरे जिले भर से लोग यहाँ एकत्रित हुए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसमें प्रत्येक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन 23 जून तक करेंगे। वहीं सर्वे के दौरान 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिन्हित करना, आधार नंबर जुड़ने से शेष रही मतदाताओं को चिन्हित करना, मृत अथवा स्थायी रूप से शिफ्टेड को चिन्हित करना तथा मतदाता सूचियों में अंकित अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने हेतु बीएलओ रजिस्टर्ड तैयार करेंगे। उक्त अवधि में स्टेटमेंट 2, 3 और 9 को पूर्ण कर दैनिक रिपोर्ट कार्यालय को देनी होगी। वहीं 24 जून से 24 जुलाई तक मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और सुव्यवस्थीकरण कार्य किया जाएगा, जिसमें मतदाताओं की फोटो की गुणवत्ता में सुधार, भाग अनुभाग की सीमाओं, स्थानों की पुनर्रचना करना आदि कार्य किए जाएंगे ताकि चुनाव सुव्यवस्थित संपन्न करवाए जा सके। इन कार्यों को संपन्न करवाने के लिए सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण गुरुवार को राज्य के सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली के सभागार में उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा की अध्यक्षता में करवाया गया। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार और रामवीर यादव द्वारा पीपीटी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फॉर्म प्रारूप की जानकारी दी गई। पुनरीक्षण पूर्व किए जाने वाले कार्यों तथा पुनरीक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्यों को सही ढंग से संपन्न करवाने हेतु बीएलओ रजिस्टर्ड संधारण के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया। भिवाड़ी में ग्राम आलमपुर में वर्तमान सरकार द्वारा 32 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम के निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से 20 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्य आदेश मेसर्स जुपिटर इंटरनेशनल सेल्स को जारी कर दिए गए हैं। स्टेडियम का भूमि पूजन ग्राम आलमपुर में 34 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में तिजारा विधायक संदीप यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्टेडियम निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद भिवाड़ी सभापति शीशराम तंवर द्वारा की गई। इस दौरान विधायक संदीप यादव ने कहा कि भिवाड़ी में लंबे समय से स्टेडियम की मांग चली आ रही थी और जो कि अति आवश्यक थी, जिसकी स्वीकृति वर्तमान सरकार में जारी की गई है। साथ ही भूमि स्टेडियम के नाम आवंटित कर कार्य भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में बैडमिंटन हॉल, मुख्य खेल मैदानों में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ट्रैक, आगंतुक दीर्घा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, पवेलियन कोर्ट, बॉक्सिंग, शौचालय, 4 दीवारी सहित अनेक कार्य किए जाने हैं। इस दौरान एडीएम गुंजन सोनी, अधीक्षण अभियंता तैयब खान, अधिशासी अभियंता अशोक मदान, कनिष्ठ अभियंता राजेश यादव, धर्मपाल गुजर, योगेश सैनी, कृष्ण नागर सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। क्या
आज स्टेडियम का भूमि पूजन हो या ये कितने दिनों में तैयार? देखिए लोग तो ये भी कह रहे थे घोषणा है, काम ही नहीं होगा, टेंडर हो लिया। ये तो प्रक्रिया है, सरकार की जो प्रक्रिया थी सब पूरी हो चुकी। पैसे आ गए, पैसे आने के बाद टेंडर हो गया, ठेकेदार ने काम स्टार्ट कर दिया है। अब भी कोई सोचेगा उसके बारे में कोई, वो तो समय का टारगेट है इसका? 18 महीने का टारगेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 18 महीने हम कंप्लीट कराएंगे। इसके लिए पूरा प्रयास हमारा रहेगा। भूमि पूजन होने से पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नेगेटिव कुछ भी सोच रहे हम भले ही, पर भिवाड़ी में काम हो रहा है, ये भिवाड़ी का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। भिवाड़ी गांव की महिलाओं ने कुछ भूमि पूजन से पहले कुछ विरोध जताया, उसको क्या? कुछ डिस्प्यूट है। सरकार ने जब ज़मीन एक्वायर की थी उसमें कुछ हमारे काश्तकारों ने मुआवजा नहीं उठाया, वो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग ही हैं, उनकी कुछ अपने इश्यूज़ है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट देखेगा। बाकी जो डिस्प्यूट है उससे अलग हमने प्लानिंग भी उसी की है जो इस विवाद से बाहर की ज़मीन है। तो स्टेडियम की जो ज़मीन है जो विवादों से बाहर है उसमें प्लानिंग करके एक अच्छे स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। जो बची हुई ज़मीन है उसके बारे में कोई नहीं है। यहाँ 5 लाख आबादी सारे सेक्टर सोसाइटी है, तो आज भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करके कुछ कर सके। तो ये बहुत सबकी बात है, आपके ये काम कंप्लीट होती, यहाँ से खिलाड़ी उभर के निकलेंगे। आज जगह नहीं थी, तो सभी खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ना हमें कुछ दिए, अब ये हमारी जमीन नहीं ले लेंगे जबरदस्ती, तो हमारे बच्चे उच्चे कहाँ जाएंगे? स्टेडियम की जमीन है उसको ले लो, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन हमारी छोड़ दो। हमारी जमीन ले रहे जबरदस्ती कब्जा कर रहे, तो ये जमीन एक्वायर कर रहे कई हुए हैं। रिक्वायरमेंट बहुत पहले करी थी बड़े बूढ़े का, उसके कोई हमने पैसे नहीं उठाए इनसे, और इन्होंने ना हमारे से कोई मुआवजा दे रखा है। मकान उकान हमारे सब बड़े बड़े बच्चे उच्चे हमारे यहाँ ही रह रहे। ये कह रहे हैं ये बच्चे अब स्टेडियम बना रहे, 2 दिन पीछे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम पंचायत बासनी में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर में अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने देर शाम शिविर में पहुंचकर शिविर का अवलोकन किया। वहीं राहत शिविर में 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने पर जिला कलेक्टर ने उपखंड प्रशासन की पीठ थपथपाई। शिविर में बताया गया कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराया जाए, साथ ही उनको सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का फायदा उपलब्ध कराया जाए। वहीं शिविर में पधारे सभी विभागों के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया कि सभी विभाग के कर्मचारी 5-10 मिनट तक अपने अपने विभाग की सभी सुविधाओं के बारे में लोगों को बताकर जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा दिलाएं। इस मौके पर ग्रामवासियों ने 2 विशेष मांगे रखी, जिसमें पहली यहां पर एक पुलिस चौकी खुलवाई जाए जिससे बढ़ते अपराधों पर अंकुश लग सके। वहीं ग्राम बासनी में शमशान भूमि के लिए जगह आवंटित कराए जाने की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेश होने के बाद भी शीलगांव ग्राम पंचायत की नदी नाले सवाई चक भूमि चारागाह में दबंगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों को जल्द से जल्द हटाया जाए। इस बाबत ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। वहीं जिला कलेक्टर ने जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई अमल में लाने और संबंधित विभाग बीड़ा भिवाड़ी से इस विषय पर बात कर जल्द ही समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। साथ ही महंगाई राहत शिविर में सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं, जिसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली फ्री, प्रत्येक माह निःशुल्क फूड पैकेट योजना, 100 अतिरिक्त दिवस रोजगार, 125 दिन का गारंटी रोजगार, 1000 रुपये पेंशन योजना, 25 लाख रुपए तक चिरंजीवी योजना का लाभ, 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, पशुओं के लिए 40,000 रुपये बीमा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराए। इस दौरान मुंडावर एसडीएम पंकज बड़गुजर, तहसीलदार रजनी यादव, रोहिताश चौधरी, अखिलेश कौशिक, लक्ष्मी आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने कटुमर के स्थायी कैंप और ग्राम पंचायत रेटा कैंप का निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्टर ने व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि व्यक्त की। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे जिला कलेक्टर पुखराज सैन कटुमर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां संचालित स्थायी महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और उसके बाद एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर के साथ ग्राम पंचायत रेटा में चल रहे महंगाई राहत और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का जायजा लिया। इस मौके पर एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर, तहसीलदार राजेश मीणा, विकास अधिकारी शिवराम मीणा, सीबीईओ उमेश मीणा मौजूद रहे। वहीं शिविरों में दिव्यांग महिला और बुजुर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग से व्यवस्था और शीतल पेयजल एवं छाया और लाभार्थियों को बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर कैंप प्रभारी से संतुष्ट नजर आए। वहीं शिविर में मौजूद ब्लॉक अधिकारी और कार्मिकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इसके बाद जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड बांटे। वहीं एसडीएम ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सभी के रजिस्ट्रेशन करने और पात्र व्यक्ति को लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
खेड़ली कस्बे के घोसराना रेलवे स्टेशन के पास रात्रि करीब 1 बजे एक युवक की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। इसकी सूचना पर आरपीएफ चौकी से एएसआई भगवान सिंह और खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के कपड़ों में मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव सोखर निवासी कृष्ण जाटव के रूप में हुई, जिसकी सूचना युवक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद शव को खेड़ली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पुलिस द्वारा मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 35,000 रुपये जुर्माने के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि पीड़िता पक्ष की ओर से राजगढ़ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें बताया गया कि सोशल मीडिया ऐप के जरिए आरोपी सुनील से जान पहचान हुई। जान पहचान बढ़ने पर आरोपी ने पीड़िता को अपनी बातों के जाल में फंसाकर जयपुर बुला लिया। वहां से टैक्सी के जरिए अपने निवास सूरतगढ़ गंगानगर बुला लिया, जहां पर आरोपी सुनील ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में 18 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए गंगानगर निवासी आरोपी सुनील को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 35,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आज विशिष्ट न्यायाधीश जनाब जगेंद्र अग्रवाल जी ने एक अहम फैसला दिया है, जिसमें जो मुलजिम है वो सुनील नाम का मुलजिम है और उसके साथ में एक लाइकी ऐप पर पीड़िता से उसकी मुलाकात हो गई और पीड़िता को उसने बेला फुसला कर जयपुर बुला लिया और जयपुर से टैक्सी हायर करवा कर और उसने सूरत गंगानगर अपने पास उसको बुला लिया। उसके बाद में पीड़िता के साथ में 1-2 दिन रहे, वो ढाणी में ले जाकर लगातार उसके साथ इसने जो मुलजिम सुनील है इसने लगातार बलात्कार किया। तो आज उसमें अहम फैसला विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने दिया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 18 गवाह और 31 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया है और दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने 20 वर्ष की सज़ा और 35,000 रुपये के जुर्माने से उसको दंडित किया है। तो ये जो मामला जो है ये राजगढ़ थाना अंतर्गत क्षेत्र का मामला था। पीड़िता यहीं की रहने वाली थी और जो मुलजिम जो था वो सूरतगढ़ गंगानगर का रहने वाला था, जिसमें आज ये फैसला दिया। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम शीतल में डॉक्टर रमनलाल और पदमचंद के निवास पर यूपीएससी राजस्थान टॉपर और उनके पिता का स्वागत किया गया। रामचरण वर्मा ने बताया कि खेली बहादुर के रहने वाले आकिब खान पुत्र खुर्शीद खान ने यूपीएससी परीक्षा में 268वीं रैंक प्राप्त की है। इस उपलक्ष्य में ग्राम शीतल में डॉक्टर रमनलाल और पदमचंद के निवास पर राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ एवं जिला पार्षद प्रतिनिधि और ग्रामवासियों द्वारा उनका साफा बंदर और माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर फूल सिंह, मामचंद, रामचरण वर्मा, डॉक्टर रमनलाल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज ग्राम शीतल में हमारे साथ हैं श्रीमान आकिब खान का। अभी यूपीएससी के द्वारा जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें 268वीं रैंक पर इनका चयन हुआ है और विशेष रूप से जो मेवात क्षेत्र है इसमें ये पहली सफलता है और श्रीमान आकिब खान जी ने जो ये सफलता हासिल करके इस मेवात क्षेत्र का जो नाम किया है और इस क्षेत्र में जो विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में नई आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की है। इनकी जो ये सफलता है इस क्षेत्र में विशेष रूप से नई आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी और आज हमने यहाँ उनका मान सम्मान किया है। आकिब खान जी को पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूं कि इनसे सभी युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में जो विशेष रूप से नई पीढ़ी है वो प्रेरणा ले और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस, आरएस, आरजेएस और आईपीएस जैसी पोस्टों पर पहुंचकर इस क्षेत्र का नाम करें। यूपीएससी में जो सीएससी का आईएएस का एग्जाम जो होता है उसमें मेरे को 268वीं रैंक प्राप्त हुई है
और रैंक के हिसाब से जो कि हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो प्रॉपर आईएएस में इंशाल्लाह हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा श्रेय तो हमारे अब्बा को जाता है। इसके बाद जो भी मेरे रिश्तेदार रहे हैं, मामा जी रहे हैं और हमारे चाचा जी रहे हैं, इन लोगों का भी बहुत योगदान रहा है और जो हमारे साथ दोस्तों का ग्रुप रहा वो भी मेरा अच्छा रहा है। बड़ौदा में नगरपालिका में 2 ऑडिटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्थानीय चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद ने बताया कि बड़ौदा नगरपालिका में 2 ऑडिटरों का मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान और चेयरमैन सुमन रूपचंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ऑडिटर घर घर जाकर कचरा उठाएंगे और निश्चित जगह पर डालेंगे। इस अवसर पर ईओ सुमित भारद्वाज, थानाधिकारी हितेश शर्मा, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि विजय सैन, रवि खान, गौरीशंकर, साबू खान, गिरिराज जोगी सहित नगर पालिका बड़ौदा में का स्टाफ मौजूद रहा। आज आदरणीय श्रीमान जुबेर खान जी, मेवात विकास बोर्ड राजस्थान सरकार के अध्यक्ष महोदय ने बड़ौदा में नगर पालिका क्षेत्र में 2 ऑटो टिपरों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कस्बा बड़ौदा में प्रत्येक घर घर जाकर कचरे का इकट्ठा करेंगे और निश्चित जगह पहुंचाएंगे, जिससे बड़ौदा में साफ सफाई की व्यवस्था काफ़ी हद तक सुधरेगी और ग्रामवासियों को सफाई से निजात मिलेगी। मैं नगर पालिका का वाइस चेयरमैन बड़ौदा में हूँ। आज जुबेर जी बड़ौदा में नगर पालिका में तंपुआ का उद्घाटन करने के लिए आए और हरी झंडी दिखाकर लाइन रवाना किया गया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सहजपुर में बुधवार को गोचर भूमि पर शव दफनाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल एसपी शंकरलाल, एसडीएम सुशीला मीना और थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे। मामला यह है कि जनेद की पत्नी शकीना ने मंगलवार को एक लड़के को जन्म दिया था। वहीं बुधवार को नवजात की मौत हो गई, जिसे दफनाने के लिए जुनेद अपने परिवार के साथ गोचर भूमि पहुंचा और उसे दफनाने के लिए कब्र खोद दी। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए इस घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंची। विवाद की स्थिति उत्पन्न होते हुए एडिशनल एसपी और एसडीएम भी मौके पर पहुंच के ग्रामीणों का आरोप था कि सैदपुर गांव में अलग अलग 4 रिकॉर्डेड और 2 बिना रिकॉर्डेड कब्रिस्तान हैं। वे इसका विरोध करते हुए एसडीएम को इस संदर्भ में ज्ञापन दे चुके हैं। घटना की जानकारी जब पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को मिली तो हिंदू संगठनों और बजरंग दल और अपने कार्यकर्ताओं के साथ सहजपुर गांव पहुंचे। ज्ञानदेव आहूजा के सहजपुर गांव आने की सूचना पर एडिशनल एसपी और एसडीएम सहित 4 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात मिला। आहूजा ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के पास पहले से ही 4 रिकॉर्डेड और 2 बिना रिकॉर्डेड कब्रिस्तान है, लेकिन ये लोग सरकारी भूमि पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। विसे लैंड जिहाद या लव जिहाद कहते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है वह बहुत ही गलत है। वहीं भाजपा नेता जय आहूजा ने कहा कि ये लोग जबरन चारागाह और गोचर भूमि पर कब्र दफनाकर धीरे धीरे कब्रिस्तान बनाने के लिए कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत 5 महीने पूर्व भी प्रशासन को दी थी, लेकिन प्रशासन सत्ताधारी राजनेताओं के कठपुतली बनकर काम कर रहा है। ऐसा है कि मैं आज सहजपुर आया हूँ। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अजमेर था। बहुत थका हुआ आया, लेकिन सुबह सूचना मिली, रात को सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। हमारे यहाँ जो मेरे बंधु है मुसलमान भाई है, अब तो इनको मुसलमान कहा जाए, इनको इस गांव में अलॉटेड सरकार के द्वारा 4 कब्रिस्तान हैं। उसके बाद भी कभी सवाई चक में और कभी चारागाह में अलग अलग कब्र बना करके ये अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह कई तरह के जिहाद चल रहे हैं। अब इस गांव वालों ने हमको सूचना की पहले, बाद में जय आहूजा का फ़ोन आया, क्योंकि यहाँ ही रह रहा है, और कुछ और कार्यकर्ताओं को अलावा से, कहीं मालपुर से और आसपास से, जानपुर से फ़ोन आए कि आपको आना चाहिए। मैं आज चाह रहा था निमरा, वहाँ एक हमारे सरपंच का मर्डर हो गया, परंतु अचानक मैं सीधा यहाँ आया और मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। मैं विधायक यहाँ रहा हूँ और इस तरह का उत्पाद ठीक नहीं है, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। अतिक्रमण कोई भी करे उसके हम खिलाफ हैं। सिंथेटिक दूध कोई भी बनाए, गो तस्करी कोई भी करे, हम खिलाफ हैं। और भी कई तरह का अपराध इस एरिया में है, मेवात में। इसलिए यहाँ आतंकवाद का, अपराध का मुकाबला हम लोग किस ढंग से संगठित रूप से करें,
मैं आज अचानक इसलिए आया, आपके बीच में हूँ और सब जनता ने पूरा साथ दिया, पूरी जनता साथ थी। और यहाँ हमारे और राजपूत समाज की एक पगड़ी रस्म भी थी, मैं वहाँ भी गया। मैं समझता हूँ आज मेरा आना तो फिर SDM साहब भी पधारे मैडम, और CO साहब और CI साहब, पुलिस प्रशासन सब आया, क्यों उनको लगता है कि अगर ज्ञान दिया हो जाए कुछ हो सकता है। और सुबह मैंने माननीय कलेक्टर साहब को, SP साहब को भी सूचना की। मैं ऐसे नहीं आया, मैं सूचना करके आया, क्योंकि कोई भी वारदात हो गई, कल कहेंगे ज्ञान देव हो जाके जाने से वारदात हुई, हंगामा हुआ या कोई मूवमेंट हुआ, इसलिए उनको भी सूचना मैंने की। फिर मैं आया। अब आपको मैं सभी पत्रकार बंधुओं को इतना ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें आप मीडिया सही काम को सही ढंग से प्रचार सही ढंग से करें और किसी तरह का अतिक्रमण कोई भी न कर पाए। सरकारी ज़मीन सरकारी है, चारागाह हो या कस्टोडियम प्राइवेट हो या कस्टोडियम सार्वजनिक हो, और चाहे नजूर संपत्ति हो, किसी तरह की संपत्ति पर कोई कब्जा न करे, इस बात के लिए मैं आया हूँ। आज हम लोग सहजपुर गांव में हैं। माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी पूर्व विधायक के नेतृत्व में हम सब लोग संघ विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। मूल बात ये है कि यहाँ 4 कब्रिस्तान ऑलरेडी रिजर्व लैंड मेव समाज के पास में है। उसके बाद भी गलत मकसद से सरकारी ज़मीन, गोचरे की ज़मीन में पहले एक कब्र, फिर दूसरी कब्र, फिर तीसरी कब्र। प्रशासन को लगातार शिकायतें 5-6 महीने से की जा रही हैं, उसके बाद भी प्रशासन का रवैया एकदम लचर है। कल भी जो डेड बॉडी दफनाई गई वो पुलिस की प्रेजेंस में दफनाई गई। एक तरफा नंगा नाच प्रशासन और राज सत्ता का चल रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से उनके कठपुतलियां बन के उनके इशारों पे काम कर रहा है। मैं मेव समाज के लोग को यहाँ पे खड़े हों तो उनको आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप इन कब्रों को राजी खुशी शिफ्ट करा लें। सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हम होने नहीं देंगे। ये जो नंगा नाच अभी मेवात में चल रहा है, 3-3 मेव MLA और उसमें से एक मंत्री और एक मंत्री पद प्राप्त जुबेर खान जी, ये 4 लोग अभी यहाँ पर खेल रहे हैं। सत्ता परमानेंट नहीं होती, MLA भी परमानेंट नहीं होता, सरकारें भी परमानेंट नहीं होती। कल सरकार बदलेगी तो ये अतिक्रमण आपको खाली करना पड़ेगा, उस दिन आपकी बात ज़्यादा खराब होगी। आज हम प्रेम से कह रहे हैं, भाईचारे का अपना रास्ता देखिए। भाईचारा कहने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी कीजिए। ऐसा भाईचारा नहीं चल सकता जिसमें चारा हम और भाई सिर्फ आप हो। ये भाईचारा नहीं चलेगा। हम मेव बच्चों की नौकरी भी लगवाते हैं, हम मेव बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करते हैं। एक बच्ची ने टॉपर किया है, कल 22-23 हिंदू बच्चों के साथ मैंने कल उस बच्ची का भी LN कोचिंग में सबीना का एडमिशन कराया है नीट पढ़ने के लिए। तो हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन गौ हत्या के मामले में आमने सामने बात होगी, लैंड जिहाद के मामले में आमने सामने बात होगी, आप हमारी बच्चियां ले जाओगे तो आमने सामने की बात होगी। और ये सारा का सारा पाप आप लोगों के सिर है, पर एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ना इसको बर्दाश्त करेंगे। और समय का पलटा खाता है, और खेलो कितने दिन खेलोगे, टाइम आपका बदलने वाला है। ये उन लोगों के लिए जो अपराध को प्रमोट कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं। जो बच्चा नौकरी करना चाहता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो पढ़ाई करना चाहता है, जो अच्छा जीवन जीना चाहता है, उन सब के लिए हमारा तन मन धन सब कुछ हाजिर है। लेकिन लैंड जिहाद नहीं करने देंगे, ये मैसेज है मेरा क्लियर कट। आप लोग कान खोल के सुन लें। और ये कब्रें अगर आप खुद नहीं हटाएंगे तो समय पलटेगा, उस दिन उठा के ले जानी पड़ेंगी। कठुमर पंचायत समिति सभागार में BCMO डॉक्टर रविराज की अध्यक्षता में टैबेको फ्री यूथ कैंपेन तंबाकू मुक्त राजस्थान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर डॉक्टर रविराज द्वारा सभी कार्मिकों को तंबाकू से होने वाले रोग और नुकसान का जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया गया। वहीं VPM गजेंद्र सिंघल ने युवाओं को व्यसन छुड़वाने के लिए सभी चिकित्सा एवं सरकारी संस्थानों के 100 मीटर दायरे को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने और चिकित्सा संस्थान, स्कूल सहित सभी सरकारी कार्यालय पर तंबाकू निषेध बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर CHC प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा, CBEO उमेश जैन, विकास अधिकारी शिवराम मीना सहित विभाग के अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खैरतल के बिजलीघर तिराहे पर शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण विधायक दीपचंद खेरिया द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खेरिया रहे। वहीं PCC सदस्य गिरीश डाटा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा, खैरतल ब्लॉक अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, जितेंद्र सिंह, महेंद्र पाल सिंह, मुख्तार सिंह सहित अनेक समाजों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक खेरिया ने शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमें शहीदों के दिए गए बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। मेरा ऐसा ख्याल है, अगर ये देश की बात सोचता होगा
और देश का भला चाहता होगा या उस वक्त के याददाश्त करता होगा, तो इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं। हमें ताजगी मिलती है, हमें ताकत मिलती है ऐसे देखने के बाद। हमें देश के लिए राष्ट्र हित की भावनाएं जागृत होती हैं। ये सारी की सारी बातें कुछ लोगों ने मना करके रही, आपस में विचार करके उन्होंने स्वीकार कर ली, अपनी बना ली। इससे बढ़िया और क्या काम करो कि हम भगत सिंह जी को याद करेंगे तो हम अपनी ताकत को पहचानेंगे, इस राष्ट्र को पहचानेंगे। ये हमने कितने लोगों को शहीद करके इस देश को आज़ाद करवाया और खुशी खुशी से शहीद हुए हैं। आज देश की हालत ठीक नहीं है, पहले की बजाय बहुत गिरावट है। हर क्षेत्र में गिरावट आती जा रही है, सोच में गिरावट आती जा रही है। हमारे ये कहिए कि बहुत से भाग पर कब्जा किया हुए हैं, आज उसके बारे में भी हम भी कह रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि एक मारेंगे तो 10 मारेंगे, यहाँ 10 मर जाए तो एक भी नहीं मरे। हालत ये है आज। इसलिए ऐसे में जान भरने के लिए, ताकत देने के लिए, उनमें ये कहिए कि अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए भगत सिंह जी की मूर्ति का योगदान बहुत तगड़ा रहेगा। ये राष्ट्र हित के लिए, इस राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र में केला देवी में AICC सचिव एवं राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन का हुकुम मीना ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इसके साथ ही अमृता धवन ने करौली में कांग्रेस की बैठक ली। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में मंत्री रमेश मीणा, विधायक लाखन सिंह, विधायक भरोसीलाल जाटव, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर, ओम प्रकाश मामू सहित जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी शामिल हुए। बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में एक आरोपी पप्पू राम सैनी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि 17 मई को बिजली विभाग की टीम के साथ पुलिस प्रशासन की टीम उच्च क्षमता की लाइन को शिफ्ट करने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान पड़ोस के कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। हमले में पुलिस के 3 जवान तथा बिजली विभाग के कर्मचारियों को चोट आई थी। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता राहुल यादव ने करीब 20 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने तथा मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। इस संबंध में मुख्य आरोपी पप्पू राम सैनी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये असल में 17 मई को बिजली विभाग की टीम कोई लाइन शिफ्ट करने के लिए रसनाली गांव में गई थी। वहां पे जो मुख्य अभियुक्त है हमारा, अभी जिसको अरेस्ट किया है पप्पू, और इसके परिवार वालों ने बिजली कर्मचारी और पुलिस के साथ में बल प्रयोग करके उनको काम नहीं करने देने वाली कार्रवाई की थी, जिसमें अभियोग पंजीबद्ध हुआ था। इस मामले में इस पप्पू के अलावा अब तक 5 व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में, और पप्पू को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट में पेश किया। सर, इसमें कुल कितने लोग थे? रिपोर्ट काफ़ी लगभग 1.5 दर्जन औरतों और पुरुषों के विरुद्ध दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक के अनुसंधान में है कि पुरुषों की भूमिका अहम थी, इसलिए अभी उन्हीं को अरेस्ट किया गया। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब ठेके पर 16 राउंड फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी केडी यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी कृष्ण यादव अभी इस मामले में फरार है। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि केडी यादव ने बानसूर के गांव बालावास में जनवरी माह में जान से मारने की नीयत से शराब ठेके पर सुनील यादव पर फायरिंग की थी, जिसमें सुनील यादव को गोली लगी थी। आरोपी केडी यादव के खिलाफ बानसूर थाने में 2-3 मुकदमे दर्ज हैं, जो बहरोड में अपना नाम बदलकर अवैध शराब बेचने का धंधा करता था, जिसको बहरोड थाने से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यादव करके एक बदमाश है, जिसके खिलाफ पहले से 5-6 मामले फायरिंग के और हत्या के प्रयास के और SC/ST के दर्ज थे। इस घटना के फायरिंग वाली घटना के बाद से ही अपनी पहचान बदलकर बहरोड थाना के इलाके में अमित के नाम से रह रहा था, और वहां अवैध शराब के साथ में पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान इसने अपनी असलियत बताई, उसके बाद इसको प्रोटेक्शन वारंट पर लेके आए हैं, जो अभी तक पुलिस रिमांड पे चल रहा है। सर, ये किस मामले में वांछित था? ये बालावास में एक सुनील करके व्यक्ति है जो अपनी दुकान में बैठा हुआ था, उस पर इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 12-13 राउंड फायर उस पर किए थे। उस घटना में वांछित चल रहा था। करीबन कितने दिन पहले की घटना थी वो? जनवरी माह की घटना।
बानसूर कस्बे के श्री श्याम मंदिर के तत्वाधान में बीती रात्रि श्री श्याम बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। इससे पूर्व सभी श्याम भक्तों ने श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार कर 56 भोग का प्रसाद कर आरती की। श्याम प्रेमियों ने बताया कि हर महीने की एकादशी पर श्याम मंदिर में बाबा श्याम के भजनों का कीर्तन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी मंदिर पहुंचकर श्याम भजनों का आनंद लेते हैं और बाबा से क्षेत्र में अमन चैन तथा सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके पश्चात बाबा श्याम का प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम समापन किया जाता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्याम श्रोता अपने मुखारविंद से श्याम भजनों का गुणगान करते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे। हर मासिक कीर्तन होता है हमारे श्याम मंदिर पे। कृपया सभी भक्तों से निवेदन है कि हर मासिक जो कीर्तन बाबा 11 पे पधारते हैं हमारे मंदिर पे, तो आप सभी पधारें हमारे मंदिर पे और हमको खुशियों का पार अवगत कराएं और आप अपने इष्ट मित्रों सहित अपने बच्चों के सहित, ताकि सनातन धर्म को हम आगे से आगे बढ़ा सके और बाबा का गुणगान आप पहुँचा सके। इसके लिए हमारा श्याम परिवार आपसे करबद्ध निवेदन करता है कि हर मासिक जागरणे पे आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और श्याम प्यारे की जय। श्याम प्रेमियों के लिए बानसूर के खास तौर से प्रेमियों के लिए खास सूचना है, बाबा के खाटू धाम के लिए बानसूर श्याम प्रेमियों ने एक बस यात्रा का आयोजन कर रखा है, जिसमें हर महीने के पहले रविवार को, जो इस महीने के 4 तारीख को 4 जून वार रविवार को जाएगी। इसमें दोपहर 2 बजे जाएगी यात्रा और हमने सभी के खान पान की सबकी व्यवस्था कर रखी है। और कृपया सभी सवारियां अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कृपया सोलजी सैनी के पास करवाने का कष्ट करें। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।